प्यार और युद्ध दोनों में सब कुछ जायज नहीं हो सकता। पूरा चुनाव जो है ना एक व्यक्तित्व पर केंद्रित कर दिया। चुनाव आयोग है, वो क्या सोच रहा है? दो सिरफिरे सिखों ने अगर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, थोड़ा भी उनका वोटर वो सुस्त पड़ रहा है, वो थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो ये बयान उनके वोटर को और चार्ज करते हैं। दो ब्राह्मणों ने एक महात्मा गांधी की हत्या कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। 2 दिनों के बाद हम इलेक्शन कैफ़े कर रहे हैं। शनिवार को हम और फ्राइडे को नहीं कर पाए थे। तो आज के मेहमान बाबा, सुमित सर, विचित सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज पूरे दिन भर जो कल से चर्चा शुरू हुई है, एक प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है राजस्थान में, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया। और उनकी भाषण की लाइन थी जो मैं पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, क्वेश्चन मार्क। कि ये मनमोहन सिंह का एक भाषण था, उसका उन्होंने याद दिलाया। इसका मतलब ये कि संपत्ति इकट्ठा किसके करेंगे, किसको बांटेंगे? क्या जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे? आपकी मेहनत का कमाई पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, क्या ये आपको मंजूर है? पीएम ने ये जो बातें कही हैं, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आधार पर कही हैं। और जो मुसलमानों का अधिकार है वो मनमोहन सिंह के भाषण की याद दिलाते हुए उन्होंने कही। और ये पहले भी यूज़ करते रहे हैं, मुसलमानों के देश पर संसाधनों में पहला अधिकार है कि नहीं है। उसको लेकर भी कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, 2005 की बात है, ये विज्ञान भवन में भाषण था उनका। उसमें उन्होंने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर जो दलित है, जो गरीब है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनका अधिकार होगा, ना कि पहले दूसरे का होगा। इस सेंस में कहा गया था। लेकिन तब भी एक पत्रकार है जो बीजेपी कवर करते हैं, उन्होंने आज बहुत स्पष्टीकरण ट्विटर पे लिखा है। उन्होंने लिखा कि 2005 में जब भाषण चल रहा था विज्ञान भवन में, 6 में विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, उसमें भाषण था नेशनल डेवलपमेंट कॉलेज। तो उसमें जब ये भाषण दिया गया तो पत्रकार कह रहे थे कि मनमोहन सिंह ने इंग्लिश में बोला तो लोग इतना रस नहीं ले रहे थे। जब बाद में साइड में खड़े थे मुख्यमंत्रियों का बाइट लेने के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी आए। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इस बार भाषण में ध्यान नहीं दिया। तो पत्रकारों ने पूछा क्या बात है इसमें? तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए। तो वो पहली बार उन्होंने उसमें बोला, तो उसको फिर उन्होंने इतना हाइप लेते गए कि आज तक वो उपयोग हो रहा है। और कांग्रेस उस बात को डिफेंड ही नहीं कर पाई, अपने ही नेता के भाषण को। बाबा, बहुत लंबी भूमिका हो गई, आपसे शुरू कर सकते हैं कि ये बात कहना पब्लिकली, पहले प्रधानमंत्री किसी अल्पसंख्यक का नाम लेते थे या विशेष समुदाय का जिक्र करते थे, लेकिन इस बार खुल्लम खुल्ला उन्होंने मुसलमान शब्द यूज़ किया है, जो एक प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि उनकी उस पद के लिए गरिमापूर्वक भाषण नहीं है। आपको लगता है कि ये लोग कह रहे हैं कि पहले फेज की बौखलाहट है, आपको बौखलाहट पहले फेज की नज़र आ रही है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपने कहा कि कांग्रेस या सरकार ने उस वक्त डिफेंड नहीं किया, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री, ने जब ये बोला था, उसके नेक्स्ट डे ही एक प्रेस रिलीज पीएमओ से आया था, इसको पूरी तरह से क्लैरिफाई करते हुए, जो कि बाकी सब सोशल मीडिया पे कल से अवेलेबल है, लोग सब क्लैरिफाई कर रहे हैं इसको। तो नंबर 1, ऐसी कोई इसमें कंट्रोवर्सी की बात है। दूसरी बात जो आपने सबसे अंत में कही, वो कही कि क्या फर्स्ट फेज के बाद, तो निश्चित रूप से जो राजनीति कवर कर रहे हैं, जो ये चुनाव कवर कर रहे हैं, उनको लगता है कि फर्स्ट फेज के बाद जो एक सुस्ती जो मतदाताओं ने दिखाई और जो 6% का जो डिप रहा पोलिंग में, और वो भी राजस्थान जैसे इलाके में, और प्रधानमंत्री ने, आप देखिए, जगह भी चुनी है राजस्थान। फर्स्ट फेज में 12 जगहों पे चुनाव हुए हैं, जहाँ पे कि पोलिंग परसेंटेज 6% से कम रहा। अब इसको थोड़ा सा और आप दोनों तो आंकड़े करते हैं ना, तो मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ। जो एनडीए वाली जो पूरे 120 सीटों में देखे, जहाँ एनडीए की सीटें थी ना, वहाँ 5.9% माइनस पोल हुआ है, कम पोल हुए। जो नॉन एनडीए सीट हैं, यानी जहाँ पे भाजपा गठबंधन नहीं है, वहाँ पे -3.2 हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब उन एरिया में जहाँ पे एनडीए जीती हुई है, वहाँ 6% लोग नहीं निकले हैं। पूरा यदि आंकड़ों को यदि आप देखेंगे फर्स्ट फेज के आंकड़ों में, तो करीब 70-74 लाख मतदाता जो है उन्होंने कम वोट डाले हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। तो जब ये पोलिंग के बाद से ही ये बात कही जा रही थी कि यार इतना ठंडा चुनाव हो रहा है, कैसे होगा, कौन लोग नहीं निकल रहे हैं। आप ही ने आंकड़ा भेजा था, पुण्येंदु, आप ही दोनों ने भेजा था ना कि 5 बार ऐसा हुआ है जब वोटिंग कम हुई है तो सरकार बदल गई है। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ कि तभी भी बदली, और 7 बार बढ़ा तो 4 बार पिछले बार, और 7 बार बढ़ा। पिछले 12 चुनाव का एनालिसिस था वो। 7 बार जब बढ़ा तो 4 बार बदली।
और 5 बार जब घटा तो 4 बार बदली, मतलब रेशियो घटने में ज्यादा है। रेशियो घटने में सरकार बदलने का चांसेस ज़्यादा है। अब फर्स्ट फेज में रेशियो 6% घट गई है, तो चुनाव तो गरमाना था ना, तो चुनाव कैसे गरमाया जाएगा, लोग कैसे निकाले जाएंगे। अब लोग कहने लगे कि ये फेटीग हो गया वोटरों में, सबने सोचा कि मोदी जी है ही, जीत ही रहा, जैसे जो हाल कैंडिडेट का है वही जाल जनता का भी होगा। पूरी खाए सुबह, पूरी सब्जी सो गए, क्योंकि मैं बाबा का ढाबा करके आ रहा हूँ तो थोड़ा सा उस लहजे में बात खाने पीने के लिहाज से आपको समझा रहा हूँ। पूरी सब्जी और जलेबी खाए और तान के सो गए। गर्मी का समय है, पंखा चलाया, अच्छी नींद आई, कूलर में सो गए, छुट्टी भी मिल गई। फ्राइडे दिन था, कुछ लोगों ने सोचा बिस्तर बांधते हैं, 3 दिन के लिए निकल चलते हैं पहाड़ वहाड़ पे कहीं नाते रिश्तेदारों के यहाँ। ये सब हो गया। अब जो ये पोलिंग घटी है वो चिंता का विषय है, और राजस्थान में खासकर माहौल भी कुछ ऐसा ही है। 10 साल का फैटीग है, लोग सवाल पूछने लगे हैं, लोग जो अब बोलने लगे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप कहेंगे बेरोजगारी तो हमेशा से मुद्दा रहा है, मैं मानता हूँ बेरोजगारी हमेशा से मुद्दा रहा है, लेकिन 10 साल के शासन का भी एक एंटी इनकम्बेंसी अपना होता है। दूसरे आपने क्या क्या, पूरा चुनाव जो है ना एक व्यक्तित्व पर केंद्रित कर दिया, जैसे कि कोई दूसरा है ही नहीं। कैंडिडेट गौन हो गया, हर जगह प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। किसी कैंडिडेट से कहो तो बोले प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, कैंडिडेट गौन हो गया। वहाँ पे जो है वोटरों में भी लगा कि चलो जब इतना कुछ हो रहा है प्रधानमंत्री के नाम पे तो ये जीत ही रहे तो नहीं निकले। इसका उल्टा आर्गूमेंट है कि हमारे वाले तो निकल गए, दूसरे वाले सोच रहे थे अपोनेंट का जब जीतना ही नहीं है तो क्यों जाना वोट। ये हो सकता है, ये आप लोग सब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के इस तरह के भाषण की उम्मीद बहुत सारे लोग कर रहे थे, यदि आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, और वो भाषण हो गया। अब उस पर डिबेट होगा कि वो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इतिहास गवाह है ऐसे ऐसे बातें जो है नेता बोलते हैं। अब जब उनको लगता है कि मोटिवेट करना है, कैडर को मोटिवेट करना है, उनको बाहर निकालना है, तो इस ढंग की भाषा बोली जाती है। कोई भारतीय राजनीति में और चुनाव के समय ये कोई नया बात नहीं। जी, मैं कह रहा था कि सर वो एक लाइन है ना, इश्क और युद्ध वार में सब कुछ जायज़ है, इश्क और मुश्क में सब कुछ जायज़ है, जंग में तो जंग तो यहाँ वाली जंग नहीं है, लेकिन यहाँ 2 पार्टियों के बीच में सत्ता बने रहने की जंग है। क्या आपको लगता है कि इस टाइप के भाषणों को हमें नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये जंग लड़ी जा रही है, जंग में सब कुछ जायज़ है? देखिए, इस पूरी कहानी के 2-3 पहलू हैं अश्विनी, जो मैं समझ पा रहा हूँ। पहला तो ये कि भाषा सारगर्भित नहीं है। दूसरा, विपक्ष को इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये बहुत बड़ी एक बीजेपी की रणनीति है कि बीजेपी को कि विपक्ष को उस पिच पर ले आए जिस पिच पर बीजेपी की महारत हासिल है। तो अब कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां जो इंडिया अलायंस बीजेपी की भाषा में, वो इसको किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो अगले 6 फेज़ का पोल जो है वो डिसाइड करेगा। और अगर बीजेपी की उस कथित पिच पर आके विपक्ष फिसल गया, तो ये जो पहले फेज़ में सुस्ती दिखाई दे रही है, जिसका बाबा ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया, वो अगले 5 फेज़ 6 फेज़ में चीज़ें पलट जाएंगी, और ये बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को इस भाषण के ज़रिए एड्रेस कर दिया है, जो उनकी सबसे मजबूत पिच है। तो लेकिन जिसके लिए जिस तरह की भाषा, जिस तरह के तथ्यों का इस्तेमाल किया गया, वो सारगर्भित नहीं थी, इसको मैं मानता हूँ, और मुझे कहने में इसको हिचक भी नहीं है। दूसरी चीज़ और तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसके बावजूद मैं क्या सोच रहा हूँ, अश्विनी क्या सोच रहा है, और हम 5 व्यक्ति बैठ के यहाँ क्या सोच रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि देश की सबसे बड़ी चुनावी संस्था, जिसका नाम चुनाव आयोग है, वो क्या सोच रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल से जब हम ये चर्चा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक की बातचीत, ये शिकायत औपचारिक तौर पर शिकायत वहाँ पहुँच चुकी होगी। CPIML का ट्वीट मैंने सुबह दीपांकर भट्टाचार्य का देखा था, और उन्होंने शायद बयान देखा था, उन्होंने शायद कल ही आपत्ति कर दी थी, और अब शायद कांग्रेस पार्टी भी कर चुकी होगी, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात हो रही है। उस पर अब ECI की लाइन ऑफ लेंथ क्या होगी, ECI इस पर कैसा कदम उठाता है, ये बड़ा क्रिटिकल होगा मेरे लिए। कोई भी व्यक्ति अब चुनाव में जा रहा है तो वो प्रत्याशी है, वो चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है, नहीं अपनाने चाहिए, पर उस पर लगाम रखना, उस पर नज़र रखना चुनाव आयोग का काम है। तो चुनाव आयोग की जवाबदेही ज़्यादा बड़ी होती है। वो किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करता है, किस तरीके से मानता है या नहीं मानता है, जो भी उसका फैसला होता है, कब तक फैसला देता है, चुनाव के बाद देगा, चुनाव के दौरान देगा, आजकल में दे देगा, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। वो मेरे लिए ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ना
बड़ी खूबसूरती के साथ इतने सालों से भारत का इतिहास है, हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं। ऐसी ताकतें इतिहास में बार बार आई हैं जो आपस में लोगों को कभी मज़हब के नाम पर, कभी आपके अलग अलग वर्गों के नाम पर, कभी किसी नाम पर लड़ाया गया है, क्योंकि कोई ना कोई जो लड़ाता है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। इसके बावजूद भी हम हिंदुस्तान बना हुआ है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी, ये कहने के बावजूद भी कि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, जो एक समूचा भारत हुआ करता था एक ज़माने में, जिसमें श्रीलंका भी था और नेपाल भी था और अफगानिस्तान भी था और बर्मा भी था, अखंड भारत जिसको कहते थे मुलायम सिंह यादव, वो उसके बावजूद भी हम सब आज एक साथ रहते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ रहते हैं। उस चीज़ को, वो जो एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसको बना के रखना इन संस्थाओं का काम है। चुनाव आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, उनके मेरे ख्याल से उनका काम ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़, प्रधानमंत्री ने ऐसे बयान पहले भी दिए हैं। चौथी चीज़ बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई नई बात नहीं बोली है। प्रधानमंत्री खाटी राजनीतिक आदमी है, बीजेपी के सबसे बड़े मैस्कॉट हैं, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरा हैं। और आपको कब याद करें तो शमशान कब्रिस्तान का बयान भी आया था 2017 में यूपी इलेक्शन के दौरान, वो भी प्रधानमंत्री के मुंह से आया था। इस बीच में वो मुर्गा और वो वाली बात भी थी, माफ़ करिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, मटन और मुर्गा वाली, मछली वाली, सॉरी। तो ये चीज़ें आती रही हैं, क्योंकि ये वही एट द एंड ऑफ द डे हिंदू मुसलमान को की चीज़ों को एड्रेस करती हैं, कम्युनल लाइन पे पोलिंग को डिवाइड करती हैं, पोलराइज करती हैं। जो थोड़ा सा सभ्य भाषा में बात किया जाए कि भाई हमने तो पोलराइज किया अपने वोटर को, हम उसको लेकर आ रहे थे। पर ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ना बाहर जाती हैं, दुनिया भर में हमारी छवि जा रही है। और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, 140-145 करोड़ की बात नहीं है, ये 190 देशों में चीज़ें जा रही हैं। और सब लोग देख रहे होंगे, सब लोग सुन रहे होंगे, सब लोग समझ भी रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका कैसा क्यों कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसके क्या रिएक्शंस है, विदेशी अखबार इस पर क्या लिख रहे हैं, मैंने नहीं देखा है। मैं थोड़ा बाहर था, ट्रैवल कर रहा था। पर आई मीन टू से कि ये इससे ना पूरे भारत की छवि पर असर पड़ता है, जो कि जिसको संजो के रखना हम सबका काम है। तो हर वो कोशिश होनी चाहिए कि इसको संभाल के रखा जाए। मैं इनिशियल कमेंट्स में इतना ही कहना चाहता हूँ। विजित सर ने कहा कि पोलराइजेशन के लिए क्या 10 साल की प्रचंड विकास के बाद पोलराइजेशन की जरूरत पड़ेगी? प्रधानमंत्री इस तरह से तो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। मैं इसको एक राजनीतिक किस्से से राजनीतिक घटना शुरू करूंगा। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री रहे एक नेता ने एक बार सुनाया था, बलिया की बात, 1984 की, 40 साल पहले की। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ ताकि प्रधानमंत्री स्तर के नेता को संदर्भ स्पष्ट रहे कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। बाकी वाणी की स्वतंत्रता है, और चुनाव आयोग अगर किसी को रोके न टोके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस देश में एक किस्म का ध्रुवीकरण बना था। एक तरफ सिख थे जिनकी संख्या बहुत कम थी, उनके खिलाफ दंगा करने में हिंदू और मुसलमान दोनों थे, और दोनों मिल कर के थे। और ऐसा माहौल था कि इस देश को चौपट करने वाले सिख ही हैं, और उनके खिलाफ पूरा देश एक तरह का एक जिंगोइज्म का शिकार हो गया था उस समय। बलिया से चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे थे। जब वो बलिया नामांकन भरने के बाद वहीं पर एक सभा थी, उस सभा में उन्होंने भाषण दिया, तो उसमें कहा कि जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। और उन्होंने उस भाषण में ये कहा कि 2 सिरफिरे सिखों ने अगर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी तो आप उसके नाम पर सारे सिखों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इस देश ने ये भी देखा है कि 2 ब्राह्मणों ने एक महात्मा गांधी की हत्या कर दी, तब तो ब्राह्मणों की हत्या नहीं हुई, हिंदुओं की हत्या नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि तब भले ही वो नई सरकार अभी थी, आज़ादी ताज़ा मिली थी, लेकिन नेहरू ने बचाने की कोशिश की कि हम इसे जाति या धर्म के नाम पर नहीं होने देंगे। लेकिन ये सरकार जाति धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कर रही है। भाषण तो चल रहा था, पीछे से जिस नेता ने मुझे बताया, उन्होंने वो चंद्रशेखर जी का कुर्ता खींच रहे थे और ये अपना बोले जा रहे थे। जब भाषण खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि आप कैसे बोले जा रहे थे, आपको पता है कैसा माहौल है? तो चंद्रशेखर तुनक के बोले कि मुझसे ज़्यादा तुमको पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसका मुझ पर बुरा, मेरे
चुनाव पर बुरा असर होगा। हो सकता है मैं चुनाव हार जाऊं, लेकिन आज अगर मैं सच नहीं बोलूँगा तो कल को सब लोग कहेंगे कि देखो वोट पाने के लिए इसने ये कहा। 40 साल बाद सभी लोग, 40 साल क्या 10-20 साल बाद मानने लगे थे कि वो जो कुछ हुआ था वो गलत था, अपराध था, नहीं होना चाहिए था। तो ये उस समय वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, लेकिन मेरे कहने का है कि स्टेट्समैन की ये खासियत होनी चाहिए कि वो जाति और धर्म के संदर्भों से ऊपर उठकर चले। प्रधानमंत्री चूँकि विवेकवान नेता हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं, राजनीति के माहिर हों। उन्होंने खुद लोकसभा में कहा था कि विपक्ष भी मानेगा कि मुझ में और चाहे हो ना, राजनीतिक सूझबूझ बहुत है। तो राजनीतिक सूझबूझ वोट के लिए कैसे काम आ सकती है, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। सुमित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। वास्तव में चुनाव आयोग को देखना चाहिए, और चुनाव आयोग के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज ही मैंने कहीं अखबार में एक कार्टून देखा कि चुनाव आयोग पूरा झुका हुआ है और स्वर्ग से टीएन शेषन अपनी रीढ़ की हड्डी उसको पकड़ा रहे हैं कि इसको ले लो। सही है, ये स्थिति है। तो इसको देखना चुनाव आयोग का काम है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वह नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री को वोट का फायदा इससे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये भी एक साथ साथ सही है कि कांग्रेस ऐसी स्थिति पैदा पहले कर चुकी है। जिस समय हमने पूरा भाषण सुना है मनमोहन सिंह का भी, मनमोहन सिंह ने वही लाइन ली जो कांग्रेस पिछले कुछ समय बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से कांग्रेस ने लेना शुरू कर दिया था। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद सबसे पहले नरसिम्हा राव ने, मैं संदर्भ इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये पता चले कि बीजेपी को कहाँ से प्राणवायु मिल रही है। बाबरी मस्जिद गिरी, कांग्रेस ने, नरसिम्हा राव ने कहा कि हम वहीं पर मस्जिद बनाएंगे और 1 साल के अंदर बनाएंगे। फिर उसके बाद सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के जरिए ये कहा गया कि राम और सीता भाई बहन हैं। फिर ये हुआ कि शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज पढ़नी है, इसलिए आधा दिन ही संसद चलेगी। ये सब इसलिए हो रहा था ताकि बाबरी मस्जिद विध्वंस से जो मुसलमानों में नाराजगी है उसको दूर करें। मनमोहन सिंह ने भी उसी संदर्भ को आगे बढ़ाया। हम मानते हैं कि अल्पसंख्यक या जो डिप्रेस्ड क्लास है, चाहे वो ओबीसी हो, ईबीसी हो, उनके हक की बात होनी चाहिए। लेकिन जब हक की बात में वोट की बात आ जाए, चाहे वो हिंदू तुष्टीकरण हो या मुस्लिम तुष्टीकरण, तो वो खतरनाक होता है। वो स्थिति कांग्रेस ने कम बनाया, बीजेपी ने उसको ज़्यादा भुनाया, ये स्थिति हुई। दूसरी एक बात मैं और कहूँ कि उससे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि वो आपका मंगलसूत्र भी बिकवा देंगे जी, इस तरह की बात से तो और बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, मंगलसूत्र बिकवाने का मतलब है कि सुहाग उजाड़ देना, जो हम सिंबॉलिक तौर पे इस तरह के भाव होते हैं। उसमें एक चीज़ और भी है कि पिछले 5 साल में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि लोगों ने 25,000 करोड़ रुपए के सोने गोल्ड लोन लिए थे 2019 में। आज 1,02,000 करोड़ रुपए का सोना गोल्ड लोन लोगों ने लिया है, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं कि उनको सोने अपने बेचने पड़ रहे हैं। तो मेरे कहने का ये है कि इस तरह की चीज़ें, अब ये बातें कांग्रेस कैसे कहेगी, विपक्ष कैसे कहेगा, विपक्ष जाने। लेकिन एक पत्रकार के रूप में हमें लगता है कि ये दोनों बातें, चाहे वो मंगलसूत्र हो या मुसलमान हो, तो ये चुनाव जीतने का जरिया तो बन सकता है, लेकिन देश को जीतने का जरिया बनेगा, ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। जो आज आपने जो कहा उसमें ऐड कर, जो अभी इलेक्शन कमीशन के पास जो शिकायत दर्ज की है, जो लेके गए हैं, उसमें ये मंगलसूत्र वाली बात है कि कांग्रेस ने कहा कि अटैक ऑन मंगलसूत्र विच इज अबाउट ए रिलीजियस लीग, अगेन ए रिलीजियस लीग, ये बात है। एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, तो नीतीश कुमार ने भी कुछ बच्चों को लेकर के बिहार में बोल दिया, तो लालू यादव को, तो फिर तो तेजस्वी यादव जो है वो सबके बच्चों की लिस्ट गिना रहा है। ये स्तर हो गया चुनाव का। देखिए कि कौन कितने भाई बहन है, नरसिम्हा राव के कितने बच्चे थे, बीबी गिरी के कितने बच्चे थे, प्रधानमंत्री कितने भाई बहन है, नीतीश कुमार कितने भाई बहन है। जो भारत में 2015 क्या पीयू रिसर्च सेंटर, उसके हिसाब से
अब वो कितना सही है नहीं जानते, भारत में मुस्लिम महिला और हर मुस्लिम महिला औसतन 2.6 बच्चे पैदा करती है, हिंदू 2.1 बच्चे पैदा करते हैं। ये बात सही है कि मुसलमानों में प्रजनन दर ज़्यादा है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस धर्म में प्रजनन दर है वो मुसलमानों में है, उस तुलना में भारत में बहुत कम है। और अगर वैसे आदर्श स्थिति ये है कि सबसे कम बच्चा पैदा कौन करता है, तो इसमें जैन है, वो तो 1.2 है। तो हमें तब तो जैन धर्म का ही पालन करना चाहिए। लेकिन सर जो NSSO एक और चीज भी है कि 1992-93 तक भारत में मुसलमानों में प्रजनन दर 4.4 था हर महिला पर, और हिंदुओं में 3.3 था। तो उस हिसाब से महिलाओं में तेजी से गिरावट आई है। मुस्लिम महिलाओं में मुस्लिम महिलाओं में वो एक तरह से कहें तो शिक्षा और बेसिकली NSSO भी यही तो समाज जितना जागरूक होगा उस तरह से चीजें बदलेगी। समाज अगर NSSO ये कहता है कि जो मुस्लिम और हिंदू महिलाओं का जो प्रजनन दर है ना, सबसे ज्यादा गिरावट मुसलमानों में आई है, हिंदुओं में कम गिरावट आई है। इसलिए ये कहना है कि सिर्फ मुसलमान बच्चा पैदा करते हैं, वो तर्क सही नहीं है। आपसे पुण्य जी एक बात पूछना था, क्योंकि आप डेटा के लिए बात हो रही थी, तो देखिए एक डेटा ये भी कि 16 सीटें इस फेज में आने वाली हैं 88 में से, जहाँ पे 30% से ज़्यादा मुसलमान हैं। हम सवाल ये कहते हैं, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया क्या मुसलमानों को अपील करने के लिए, तो उसमें यह है कि 16 सीटें हैं जहाँ मुस्लिम बहुल है, जहाँ 30% से ज़्यादा मुसलमान हैं, यानी डिसाइडिंग फैक्टर हैं। उसमें से बीजेपी 5 जीती है, कांग्रेस 7 जीती है, और BSP के पास 1 है, JDU के पास 1 है, IUML के पास 2 है। क्या आपको लगता है कि वो जो सीटें हैं, जो 16 सीटें हैं जो उनके नज़र में है, क्या उसके लिए भी आपको लगता है कि भाषण उस चीज़ों को ध्यान में रख के दिया गया है? ये देखिए, सिर्फ ये 16 सीटों की बात नहीं है, जहाँ ये बात है 370 सीटों की। ये 16 सीट से बहुत ऊपर का मामला है, क्योंकि नहीं मतलब इस 16 सीटों पर 300 से ज़्यादा 30% से ज़्यादा मुसलमान महिला है, मुसलमान दर है, तो वो वोटों का डिवाइड ज़्यादा होगा। फिर आप ऐसे देखेंगे कि बीजेपी जहाँ पे मुस्लिम प्रेजेंस एक लेवल से ज़्यादा होता है, वहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा होने की संभावना होती है, और वहाँ बीजेपी का वोट परसेंट जो है शूट अप कर जाता है। ये आंकड़े बताते हैं, जहाँ मुस्लिम आबादी 10% से कम है, उसका जो बीजेपी का एवरेज वोट शेयर है, और जहाँ मुस्लिम आबादी 20-30% तक है, वहाँ उनका एवरेज रेट ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा मुस्लिम उतनी बीजेपी को वोट मिलने की संभावना ज़्यादा है, वो आंकड़ों में साफ दिखता है। और बीजेपी को भी पता है कि भी मुस्लिम उसको वोट देने वाले नहीं है। 2014 या 2019 की बात करें तो औसतन 7-8% मुसलमानों ने उनको बीजेपी को वोट किया, बाकी इसके अलावा 90% से ज़्यादा वो कांग्रेस या दूसरी अन्य पार्टियों को, जो भी वो है उस हिसाब से करते हैं। तो प्रधानमंत्री कोई मुगालता नहीं है, भले वो चाहे कितनी वो मुस्लिम बहनों की बात करें, कितना ही पसमानदा समाज की बात करें, इस मुगालते में वो नहीं है। वो जानते हैं कि नहीं मिल रहा है। एक भी टिकट तो नहीं दिया है ना सर बीजेपी ने? टिकट दिया, केरल में दिया है उन्होंने, क्योंकि कई जगह होता ऑप्शंस नहीं है। अगर ऑप्शन होता तो वहाँ भी नहीं देते हो, क्योंकि उनका कहना है भाई विनिंग कैंडिडेट होगा तो हम देंगे, सिर्फ देने के लिए नहीं देंगे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस में वो देते हैं, कई जगह यूपी में भी दिया है, गुजरात में भी देते थे, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में देते हैं, लेकिन वो विधानसभा या लोकसभा, क्योंकि उनके उसमें फिट नहीं बैठते। उनको लगता है अभी दे के क्या करेंगे, तो हार जाएंगे। शाहनवाज हुसैन साहब हुआ करते थे, वहाँ पे सांसद थे, बाद में तो टिकट हाँ, तो भागलपुर से मुझे एक बात आपी ने अपने किसी कैफे के किसी एपिसोड में एक बार बोला था कि 14 और 19 में जो बीजेपी को मेजॉरिटी मिली मोदी के नाम आने के बाद, उसमें मुसलमानों ने भी बड़ी संख्या में वोट किया। 14 से लेके 24 के बीच में जो चुनाव हुए जहाँ पे बीजेपी को सफलता मिली, खासकर उत्तर भारतीय इलाकों में, चाहे वो यूपी की बात हो, ये हो, तो ये कहते ना कि मुसलमान बिल्कुल बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, क्या ये सच है? पहली बात तो सवाल ये है। दूसरा ये कि मतलब 3 तलाक की बात करते हैं, पसमानदा मुसलमानों को लेकर बीजेपी ने पूरा कैंपेन छेड़ा हुआ है। बीजेपी कहती है अगर हम बिजली और पानी को घर घर लेके जा रहे हैं तो सबको मिल रहा है, तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक है कि देश की जो 18-20% की आबादी है मुसलमानों की, वो बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं करती है? इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं। हाँ, वही हमें याद चर्चा में नहीं, आंकड़ों की अगर बात करें तो ये बात सही है। 2000 जो CSDS का आंकड़ा है, कांग्रेस और बीजेपी का एक कंपैरिजन है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने कैसे वोट किया। तो 2009 में 38% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया और 4% बीजेपी। लेकिन 14 में आंकड़ा चेंज हुआ, कांग्रेस का तो 38% रहा, लेकिन बीजेपी का भी 4 से बढ़ के 8% हुआ। और 2019 में भी 8% मुसलमानों ने किया। तो 9 की तुलना में ये आंकड़ा बढ़ा है, मतलब 8% है। तो
देखिए, एक एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी का भी होगा कि वो पसमानदा के नाम पे ये कर सकें, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि उनका मिशन है 370, तो वो कोई गुंजाइश नहीं वो करना चाहते। इसलिए इस तरह के बयान वो मुझे लगता है कि अगर उनको लगता है कि थोड़ा भी उनका वोटर वो सुस्त पड़ रहा है, वो थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो ये बयान उनके वोटर को और चार्ज करते हैं। और जैसा बाबा कह रहे थे कि जो टर्नआउट वाली बात है कि टर्नआउट जो कम हो रहा है, तो ये एक इतिहास रहा है, लेकिन हमें ये भी इसके अगर हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे, टर्नआउट मैंने देखा कि जो कम हो रहा है, जहाँ बीजेपी बहुत हाई मार्जिन से जीती थी ऐसे स्टेट्स में, राजस्थान में कम हुआ है, उत्तराखंड में कम हुआ है, गैप पिछली बार की तुलना में कुछ ज्यादा दिखिएगा। बिहार में भी लेकिन आप देखिए वहाँ मार्जिन कितना था, कांग्रेस से वो 25-30% आगे थे, तो वो इतना बड़ा गैप था कि जिसको पाटना बहुत इजी काम नहीं है। हो सकता है बीजेपी का वोटर को लग रहा हो कि यार ये तो बिल्कुल वन साइडेड है, कुछ है नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो वो भी एक फैक्टर हमें देखना होगा। अब वो तो ग्राउंड पे क्या है, वो एक रियल। तो 370 के लिए आपके आंकड़े क्या कहते हैं, कितना % स्ट्राइक रेट होना चाहिए, कितनी सारी सीटें जीतनी पड़ेगी, ये सब भी तो है तो ना? एक स्ट्राइक रेट है कि औसतन अभी जो बीजेपी का उम्मीद है कि 446-47 टिकट वो अनाउंस करेगी, अभी वो 433 शायद उसने किया है, तो उस हिसाब से 83% का बनता है, जो कि इतना इजी नहीं है कि मतलब 100 में 83 सीटें जीतने वाली बात है। तो वो एक, क्योंकि तमिलनाडु में क्या उतना स्ट्राइक रेट उनका होगा, क्या केरल में होगा, या तो वहां पे मान लीजिए कि पिछली बार तो केरल में खाता 69% टोटल 69% था, तो 69 से उनको 83 ले जाना है। अब ऐसे में उनको तमिलनाडु में अपनी सीट कम से कम 5-7 सीटें लानी होंगी, तेलंगाना में वो 4 सीट जीते थे तो वहां बढ़ाना होगा। इस बार सीटें भी थोड़ी बीजेपी कम लड़ रही है ना, क्योंकि अलायंसेस बढ़ चुके हैं, तो वो स्ट्राइक रेट उतना परफॉर्म हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कर्नाटक में आपको वैसा रिपीट करना होगा जैसा आपने पिछली बार किया था, तो वो सारे फैक्टर बिहार में आपको वही रिपीट करना होगा। जहाँ पे आपका बेस्ट था वो आपको बेस्ट वो देना होगा, जहाँ बेस्ट नहीं था वहाँ उससे भी बेटर आपको करना होगा। क्योंकि एक आंकड़ा हम और अश्विन हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें एक आया था कि बीजेपी ने आज तक किसी स्टेट में जो अपना बेस्ट किया है, अगर हम उसको भी काउंट कर लें, किसी भी स्टेट में जो उसने बेस्ट किया है, तो वो 332 का आंकड़ा बैठ रहा था। मतलब अपने बेस्ट को भी एक लेवल ऊपर ले जाना होगा, तब वो आंकड़ा मिलेगा। शायद उसी बेस्ट से और बेस्ट करने की कोशिश में प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये भाषण दिया है, और उन्होंने सिर्फ एक बार का कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, वो उन्होंने दोबारा भी उसको रिपीट किया है। और मुझे लगता है आने वाले चरणों में जैसे एक बार कहीं कैफे में चर्चा हो रही थी, आप ही बता रहे थे कि भाजपा ने तो थोड़ा सा वो इमोशनल होकर 370 दे दिया था, एक्चुअल उनको ही पता 320 ही आएगी, 320 से 330, तो मान सकते हैं अगर बेस्ट ही बेस्ट करे तो 332 पहुंच पाएगी। बात कर रहे हो ना, बीजेपी के ने ऑफिशियली आज अभी मुझे अश्विनी दिखा रहे थे, इस बयान को डिफेंड किया है। विपक्ष चाहे कितना भी हंगामा क्यों ना कर रहा, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया के बयान अखबारों में छपा है कुछ, उन्होंने कहा कि भाई पीएम ने वही कहा जो इस देश की जनता सुनना चाहती है, जो इस देश के मूड इस वक्त है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से बात कर रहे हैं, वहाँ पर पब्लिक बैठ के तालियां बजा रही है और इस चीज़ को पसंद कर रही है जो वह भाषण वो दे रहे हैं, तो इसको भी तो देखना होगा। ये जो अगर आप जनता के बीच में हैं, जनता की नब्ज़ पकड़ के जनता के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर जनता को लगता है कि इस तरह की चीज़ें उसे पसंद हैं, तो हो सकता है इसलिए भी ऐसी चीज़ें कही गई हो। देखिए, एक चीज़ और भी है कि पॉलिटिक्स में वो तो ठीक है, वो जनता को पसंद है, मोदी जी तो इसके माहिर हैं, क्योंकि अब अगर गुजरात से जब से वो सीएम बने हैं, उनके भाषणों को आप देखें तो वो मौके बनाना जानते हैं। जैसे मैंने उस दिन जिक्र किया था कि वो इलेक्शन कमीशन के उस समय कमिश्नर थे जेएम लिंगदो साहब, तो वो जेएम लिंगदो नहीं बोलते थे, बोलते थे जेम्स माइकल लिंगदो। मुझे याद है कि शायद वो सोनिया गांधी का भी वो पूरा नाम कई बार वो लेते थे, तो सोनिया माइनो समथिंग। हाँ। तो आप लोग को क्या लगता है, क्या ये बीजेपी कोर्स करेक्शन कर रही है फर्स्ट पेज के बाद, थोड़ी जल्दीबाजी नहीं हो रही है, मतलब क्या ऐसा हो गया? मुझे लगता है कि कोर्स करेक्शन की बात इसलिए नहीं है क्योंकि 2017 में बीजेपी ना 303 सीट उत्तर प्रदेश में पाई थी, उसके बाद भी वो बयान वैसा देंगे उनको, क्योंकि उनको अपना जो बेंचमार्क है ना उसको एक लेवल क्रॉस करना है। ये लड़ाई उनकी वो नहीं, साधारण बहुमत की लड़ाई नहीं है, उनको 370 पाना है। 370 के लिए जो एक्स्ट्रा पुश बनता है ना, जो मैं कह रहा था बेस्ट से भी ऊपर करना है, तो ये वही पुश है ये मोदी जी का। विचित सर मैं आपसे सवाल यही, बस क्योंकि समराइज भी करना है, तो आपसे ये पूछना था कि हम लोगों ने आज के प्रधानमंत्री का जो भाषण है उसको पॉलिटिकली लेके चले गए कि कितना सीट पा रहे हैं इसलिए, लेकिन उसको आप एक प्रधानमंत्री के तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री का भाषण क्या शोभा देता है। दूसरा सवाल ये है कि आप 20% की जो जनसंख्या है उसको क्या वोटर ही नहीं मानते हैं अपना। ये वाला पार्ट मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था
ये बात सही है कि प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, ना तो मटन मछली ना ये, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप जीत रहे हो, इतने सारे आप 10 साल के काम गिना रहे हो, आप ये कहते हो कि जो 60 साल में नहीं हुआ हमने 10 साल में कर दिया, भारत को तीसरी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, तीसरी कर देंगे, 4 करोड़ घर दे दिया, हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, हमने आयुष्मान भारत में इतना दे दिया, ठीक है, अब इतनी महिलाओं को हमने इतने पैसे दे दिए, किसान सम्मान निधि, इतना सारा जब आप गिना रहे हैं तो उसके बाद फिर ये इस तरह का बयान देने की आपको ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि आपका कहना कि विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, उसने तो किया नहीं है, उसको तो उसके जो ऐतिहासिक तौर पे जो उन्होंने इतने खराब काम किए हैं उसको आप सजा दीजिए। तो जब सब कुछ ऐसा आप मानते हो तो फिर इस तरह के बयान देके खुद को नीचा ले जाने वाली बात होती है, क्योंकि आप अभी भी जब चुनाव के माहौल में भी देश के प्रधानमंत्री हो, सिर्फ बीजेपी के स्टार प्रचारक नहीं हो। अरे 370 नहीं आएगी, 320 भी आएगी, 303 भी आएगी तो कम नहीं है। आपको अपनी गरिमा इस तरह की भाषा का प्रयोग करके नहीं मुझे लगता कि हम करना चाहिए। दूसरी बात मैं एक और आ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह का भाषण था, राजनीति में सोशल मीडिया के दौर में बाबा एक बड़ी खतरनाक चीज़ है कि एक बार जो छप गया उसको फिर उसको सफाई देना, उसको। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो मुसलमानों का पहला अधिकार है, वो एक कंटेक्स्ट में एक बात कही गई, उसमें SC ST OBC महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, ये सब मिला करके एक बयान है, अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान वो है, लेकिन वो उड़ गया तो उड़ गया। अब ये देखिए इस तरह की चीज़ें मोदी जी के लिए भी हैं, ये भी ऐसा नहीं है जो 15 लाख का है कि 15 लाख सबके खाते में। अगर आप उस पूरे बयान को सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि अगर ये पैसे वापस आ जाएं तो इतने हो जाएंगे, सबको 15-15 लाख मिल जाएंगे। ये कोई वादा उस ढंग का नहीं था कि आएगा तो हम 15 लाख रुपए देंगे। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि जो आएगा तो हम, एक उन्होंने कहा था अपना वो चाय पे चर्चा पे जो स्पेशल शाम को देते थे भाषण, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो करप्शन होगा तो हम ईमानदार लोगों को उसका फायदा हम पहुँचाएंगे। हाँ, वो कहा था, लेकिन 15 लाख वाली बात, वो एक अमाउंट उन्होंने बताया था इतना है कि आ जाए तो 15 लाख। हालांकि बाद में जैसे ही मोदी जी चुन के आए और लोकसभा में जब सवाल पूछा गया तो सरकार ने कहा कि ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अमित शाह ने बोल दिया कि जुमला है, जो आप बोले ना उसमें उन्होंने कहा था टैक्स पेयर जो टैक्स भरते ईमानदारी से हम उनको रिबेट, और 2 करोड़ नौकरी वाला भी जो है ना वादा, वो भी वैसा नहीं है एग्जैक्टली जैसा बोला जाता है। और राजनीति इसी का खेल है, और सोशल मीडिया और जो पूरा प्रचार तंत्र है वो ऐसे ही काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या बोलते हैं, सब कुछ जायज है लव एंड वॉर में, तो जंग और वॉर, उसके बाद चुनाव भी जोड़ नहीं बाबा, एक चीज तो प्यार और युद्ध दोनों में सब कुछ जायज नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार और युद्ध परस्पर विरोधी भावनाएं हैं। प्यार में समर्पण होता है, युद्ध में आक्रमण होता है। प्यार में आदमी किसी पर सब कुछ अपना न्यौछावर कर देता है, युद्ध में किसी से सब कुछ छीन लेना चाहता है। ये चुनाव युद्ध तो हो सकता है, प्यार नहीं होता, प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो ऐसी भाषाएं नहीं आती। ये तो हुई। दूसरी बात है कि हम पहले ही बता चुके हैं जो सामाजिक राजनीतिक था। आपने कहा फायदे वाला, तो प्रधानमंत्री का चूंकि आजमाया हुआ नुस्खा है। 2017 में उत्तर प्रदेश में शमशान कब्रिस्तान भी पहले फेज में नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ था, और उसके बाद उसका फायदा मिला। तो वही बात है कि युद्ध, जिसने भी युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज कहा होगा, वो युद्ध को जानता होगा, प्रेम को नहीं जानता होगा। प्रेम को जानता तो ऐसी बात नहीं करता। तो इस युद्ध में भी प्रेम करना भी तो युद्ध ही है ना। नहीं, प्रेम करना युद्ध तो नहीं है। नहीं, युद्ध प्रेम तो सबसे खूबसूरत चीज है। ये कभी बोला है अंदर से तो नहीं, कभी नहीं, हर इंसान के अंदर। मैंने एक उपन्यास लिखा तो उसका भाव यही था कि दुनिया में 2 भावनाएं होती हैं, प्रेम और घृणा। जो भावना सबल होगी दुनिया उसी हिसाब से रहेगी। प्रेम सबल है इसलिए दुनिया बची है। जिस दिन घृणा मजबूत हो जाएगी हम बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या अभी घृणा मजबूत हो रही है? अभी भी प्रेम हावी है। एकदम रखिए कि अगर दुनिया बची हुई है इसका मतलब प्रेम हावी है। तो इसीलिए सद्बुद्धि की आशा सबके साथ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ये वाली बात जो कही जा रही थी फायदे वाली, तो बीजेपी को फायदे हो सकते हैं जैसी स्थितियां बन रही हैं। और उस फायदे को आप इस तरह से देखिए कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि मैं फील्ड में तो गया नहीं, मैं जो कुछ वीडियो देखता हूँ अखबारों में पढ़ता हूँ। अखबारों में जिस तरह से लिखा जा रहा है उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो प्रो बीजेपी अखबार हैं वही, जिनको कि ये कहा जा रहा है कि जाता है कि वो न्यूट्रल हैं या फिर जो बैलेंस रिपोर्टिंग, हाँ बैलेंस रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी बता रहे हैं
कि बीजेपी तो लड़ती हुई दिख रही है, विपक्ष ही सुस्त पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री ने थोड़ी अपनी गियर और बढ़ा दी। उनको लग रहा होगा कि हम 4 में भी तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्यों ना 5 में गियर बढ़ा दें। वो 5 का गियर खतरनाक हो सकता है, अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन गाड़ी को उन्होंने 5वें गियर में डाल दिया। ये अगर यहाँ हम इसको देखें तो क्या बीजेपी जो है, सुमित सर, बाबा, दोनों लोग, कि बीजेपी क्या टीना फैक्टर को बहुत ज़्यादा हाइप कर रही है कि भाई कोई विकल्प नहीं है मतदाताओं के पास, कि हम हैं जो है, मोदी जी ही सब कुछ हैं, कोई और चेहरा नहीं है, कोई और पार्टी नहीं है। इसलिए भी विपक्ष भी शायद उस प्रचार तंत्र का वो भी एक शिकार हो गया। नहीं, बीजेपी टीना फैक्टर की बात नहीं कर रही, टीना फैक्टर की बात हम जैसे लोग कर रहे हैं। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बीजेपी ये सिचुएशन तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन तो विपक्ष ने अपने हाथ से उनको दे दी। विपक्ष के पास इतना शानदार मौका था, एक साल पहले वो मैदान में आ गए थे, जून में लास्ट ईयर, और इस 1 साल के दौरान शुरू के 3 महीने छोड़ दिया जाए तो बीते 6 महीने से वो सिर्फ जूझ ही रहे हैं। आप अपने आपस में जूझ रहे हैं, अपनी पार्टी के अंदर जूझ रहे हैं। तो कोई अगर देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टीना फैक्टर है तो उसके लिए मुझे लगता है कि विपक्ष ज़्यादा जिम्मेदार है, बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी तो पिच पर आई है, बीजेपी उनकी पिच पर खेलकर, अपनी पिच पर खेलकर उनको अपने सामने लाकर मैच को जीतना चाहती है। और ये जो सुस्ती है, सो कॉल्ड वोटर टर्नआउट लो है, यहाँ इतना परसेंटेज कम हो गया, उतना परसेंटेज कम हो गया, मुझे अभी भी लगता है कि ये परसेंटेज के बेसिस पर चुनावों का आकलन करना हमेशा सेफोलॉजिस्ट को मात देता है। इस बार भी मात देने की तैयारी है। हम नहीं समझ पाते हैं, हम और हमारे जैसे आकलन जो डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, हम क्योंकि इतिहास को रखे सामने, उसके आधार पर विश्लेषण करते हैं। हम वर्तमान को नहीं देखते, हम ज़मीन पे नहीं जाते, जनता के बीच में नहीं उठते बैठते। तो दिक्कत हमारे साथ ज़्यादा है। ये इंटरप्रेट कर लेना कि वोटिंग कम हुई है तो फला का नुकसान है, फला का फ़ायदा है, अभी मत करना। अभी ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 102 सीटें हुई हैं। अभी 543 में से 102 पे ही हुए। हाँ, 441 बची हुई हैं। तो इसी नोट के साथ बातचीत खत्म करते हैं। और एक बात जो मुझे लगता है कि राजनीति में सुचिता की बात सब करते हैं, उसका ज़्यादा ध्यान सत्ता पक्ष और खासकर प्रधानमंत्री जैसे पद पे जो बैठा है व्यक्ति उसको देना चाहिए। बाकी ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री का भाषण गलत है, लेकिन राजनीतिक सुचिता की जिम्मेदारी सभी पर है। आज की चर्चा यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।